चलो बेटा सुधीर, अनुज, काम पर चलते हैं। आप लोग खेत में काम करने के साथ साथ अपना खाना खाना नहीं भूलना। हाँ हाँ, पहले हम खाना खा लेंगे फिर ही काम करेंगे। बाबूजी, बाहर देखो कैसे काले बादल छाए, लगता है तेज बारिश आने वाली है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बस कुछ देर के ही बादल है, फिर तो सब अच्छा होगा। चलो अब खेत पर चलते हैं। सुधीर की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग अपने खेत में गेहूं की फसल उगाते थे। मनोहर अपने दोनों बेटों के साथ काम पर चला जाता है। इधर रसोई में काम करते हुए छोटे भाई अनुज की पत्नी सीमा बोली, इस बार अच्छी फसल हुई ना, तो मैं अपने लिए सोने की अंगूठी बनाऊंगी। ये सुनकर उसकी जेठानी बोली, हाँ हाँ सीमा, जरूर बनवा लेना, तुम्हारा इतना मन है तो। हाँ बहुओं, वैसे भी जो कुछ भी है तुम दोनों का ही है। तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो, इसीलिए इन पर पहला हक तुम दोनों का ही है। वो तीनों आपस में हंसी खुशी बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद खेत से तीनों बाप बेटे भी भीगते हुए घर लौट आते हैं। अरे आप तीनों तो भीग गए, मैं अभी आप सबके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी फसल की चिंता हो रही है, कहीं ये बारिश फसल को नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, हमने बड़ी बड़ी पिन्नियों से फसल को ढक तो दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बारिश को झेल नहीं पाएंगी। आप सब परेशान मत होइए, जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अगले एक हफ्ते तक तेज बारिश दिन रात लगी रही। तेज बारिश होने के कारण उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उनके घर में बहुत कंगाली आ गई। खाने के नाम पर घर में सिर्फ खिचड़ी बनने लगी। ये लीजिए खिचड़ी खाइए और अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र न करूं संगीता, न जाने आगे क्या ही होगा। अपनी जो भी जमा पूंजी थी सब खेतों में लगाती थी। मैंने पहले कहा था सारी जमा पूंजी खेतों में मत लगाओ, अब झेलो। क्या क्या सपने देखे थे और क्या क्या हो गया। नहीं नहीं, मैं ये रोज रोज खिचड़ी नहीं खा सकती। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अब जब मेरी बीवी ही यहाँ नहीं रहेगी तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अपने परिवार को कोई यूं मुसीबत में छोड़कर जाता है क्या भला? हाँ तो आप यही रुकिए और सूखी खिचड़ी खाइए, वैसे भी आपको आदत होगी, क्योंकि आपके गरीब मायके में भी आप यही सब खाते होगे। सीमा अनुज के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब संगीता अपने पति, बेटी और अपने सास ससुर के साथ रहती है और उनका खूब ध्यान रखती। रोज रोज खिचड़ी खाकर अब संगीता की बेटी नेहा का मन भर गया था और फिर एक रोज, ले बेटी खिचड़ी खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी रोज रोज ये खिचड़ी, या तो आप सूखी रोटी दे देती हो या ये सूखी खिचड़ी। माँ, आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन है, जैसे हलवा। लेकिन बेटी घर में तो सूजी भी नहीं और ना ही घी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि बाजार से जाकर ला पाऊं। रहने दो माँ, मुझे नहीं खाना, मैं अपना मन मार लूंगी, भूखी रह लूंगी। फिर संगीता रसोई में जाती है और थोड़ा सा आटा लेती है और उसमें चीनी मिलाकर चीनी का मीठा पराठा बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटी तेरा मीठा पराठा, तुझे मीठा खाने का बड़ा मन है ना, मैं जानती हूँ तुझे ये पसंद आएगा। नेहा ने जैसे ही वो मीठा पराठा मुंह में डाला उसके होश उड़ गए। वाह माँ, ये तो बहुत ही मजेदार बना है, मुझे तो ये खूब पसंद आया। बड़ा ही टेस्टी है ये। हाँ, मेरी माँ मुझे बचपन में यही बनाकर खिलाती थी। उस दिन के बाद उसने बड़े मजे से वो मीठे पराठे खाए। क्या सच में इतने अच्छे? हमें भी बनाकर खिलाओ ना। हाँ बहू, ये खिचड़ी तो हमसे भी नहीं खाई जाएगी। अब संगीता सबके लिए वो चीनी का पराठा बनाती है। सबको उसके हाथ का बना वो चीनी का पराठा खूब पसंद आता है। वाह बहू, मजा आ गया, ऐसा पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। सबके मुंह से उस चीनी वाले पराठे की तारीफ सुनकर संगीता के मन में एक विचार आता है, जब आप सबको ये चीनी वाले पराठे इतने पसंद आए हैं, तो अगर हम ये बनाकर बाहर बेचें तो ये हमारी कमाई का जरिया बन सकता है। बात तो तुम्हारी सही है, और पिछली फसल में हमने काफी सारा आटा बाहर ही पिसवा कर रख लिया था, मगर इतनी सारी चीनी कहाँ से आएगी? और तेल भी लगेगा इन्हें बनाने के लिए। हाँ बहू, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम सीमा और अनुज से मदद मांग लेते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बाहर के लोगों से मदद लेने से बेहतर है अपनों से मांग कर देखो। अब वो अपनी देवरानी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। ये मेरा घर है, कोई चीनी की मिल नहीं जो 8-10 किलो चीनी दे दूं। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, हम चीनी के पराठे का काम शुरू करना चाहते हैं। क्यों बेकार में चीनी के पराठे बेचकर पैसे बर्बाद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ आपके चीनी के पराठे कोई नहीं खाने वाला। अरे तुम दे दो सीमा, अगर काम नहीं चला तो हमें क्या, हम तो इनसे पैसे लेकर ही रहेंगे, वो भी सूद समेत। सीमा संगीता को पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे ये सब बड़ा ही अपमानजनक लगता है।
वो पैसे लेकर घर आ जाती है। फिर जरूरी सामान लेकर वो पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है और उस पर गर्मा गर्म चीनी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। पहले ही दिन उसकी खूब अच्छी कमाई होती है। सबको उसके चीनी के पराठे खूब पसंद आते हैं। वाह भाई, मजा आ गया, सिर्फ 10 रुपए में इतना अच्छा मीठा पराठा खाने को मिल रहा है, भला और क्या चाहिए। अब वो रोज इसी तरह से चीनी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर अब लोगों की भीड़ लगी रहती। कुछ दिनों बाद वो अपनी देवरानी के पैसे भी लौटा देती है, वो भी सूद समेत। उसके देवर देवरानी को अपनी बातों पर शर्मिंदगी होती है और वो संगीता से अपने किए की माफी मांगते हैं। अब संगीता का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। साथ ही अब वो फिर से गेहूं की फसल का काम भी शुरू कर देती है, जिससे उनकी खूब कमाई होती है। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खाकर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने, कमाल के होते हैं, ले खाकर देख, मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू, तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चल आकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ और माँ जी ने कहा है ना, जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया।
तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला ना सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा।